नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम कृषि दर्शन। मैं आपके साथ हूं लाडली। किसान साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बीज हमारे खेती का आधार है। सामान्य बीज की तुलना में यदि हम उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का इस्तेमाल करें तो हमारी खेती की उपज, फसलों की उपज अधिक हो जाएगी। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम की कड़ी में हम इसी विषय से संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे। आज हम जानेंगे बीज उत्पादन तकनीक और साथ ही जानकारी लेंगे खरीफ फसलों में कीट व्याधि प्रबंधन के बारे में। लेकिन सबसे पहले आइए देखते हैं खबरें खेती की। नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए डालते हैं मुख्य समाचारों पर एक नजर। बागवानी को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा अनुदान की योजना। मत्स्य पालक एयरेटर का प्रयोग जरूर करें एवं किसानों की सहायक रोटावेटर मशीन। राज्य सरकार किसानों को आमदनी में वृद्धि और बागवानी को बढ़ावा देने के लिए कृषि विभाग उद्यान निदेशालय के द्वारा बागों को बढ़ाने के लिए योजना चला रही है। अगर आप बागवानी करते हैं तो सरकार आपके लागत मूल्य का 50% अनुदान देगी। उद्यान निदेशालय के निदेशक नंद किशोर ने बताया, इसके लिए किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आम, लीची, अमरूद और इसके अलावा जो कम यूज में आते हैं फसल, जैसे कि कटहल, नींबू, बेल, इन सब प्रकार के पौधों को बढ़ावा देने के लिए उद्यान निदेशालय की तरफ से योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसमें किसान बंधुओं को जो हमारा यूनिट कॉस्ट है उसका 50% सब्सिडी दिया जा रहा है। मत्स्य पालक भाई बहन, इन दिनों के मौसम में मछलियों को तालाबों में ऑक्सीजन स्तर पर सीधा असर पड़ने की संभावना रहती है। इन तालाबों में ऑक्सीजन लेवल को अनुकूल रखने के लिए एरिएटर का पंप अवश्य लगवाएं, जिससे ऑक्सीजन सामान्य रहेगा और मछलियां स्वस्थ रहेंगी। ICAR के मत्स्य वैज्ञानिक डॉक्टर जसप्रीत सिंह ने बताया, अगर तालाबों में गंदगी बढ़ जाती है तो चूना का प्रयोग करें। ऐसे मौसम में क्या होता है मछली पालन के दौरान कि मछली का जो तालाब रहता है उसमें ऑक्सीजन लेवल जो है कम हो जाता है। इसलिए किसान बंधु जितने भी मछली पालक हैं उन सबको मैं सुझाव देना चाहूँगा कि जो ऑक्सीजन लेवल है तालाब में उसको अच्छे से मेंटेन करके रखें। उसको बढ़ाने के लिए वो या तो एरिएटर लगाएं या वो पंप लगाकर पानी को बदल दें। पानी को उसी तालाब के पानी को उसी में डाल के ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करके रखें। किसान भाई बहन, आप अपने खेतों में सिंचाई स्प्रिंकलर पद्धति को अपनाकर कर सकते हैं। स्प्रिंकलर सिस्टम से आपके पौधे पर जल की सीधी बौछार होती है। सरकार वर्तमान समय में इस सिस्टम पर अनुदान दे रही है। फूलगोभी की उन्नत और संकर किस्मों की उगाए जाने वाले समय के आधार पर विभिन्न वर्गों में बांटा गया है, या यूँ कहें कि अलग अलग समय के लिए अलग अलग अनुमोदित किस्में हैं। इसकी स्थानीय और उन्नत दोनों प्रकार की किस्में उगाई जाती हैं। इन किस्मों पर तापमान तथा प्रकाश अवधि का बहुत प्रभाव पड़ता है, इसलिए इसकी अपने क्षेत्र की प्रचलित और अधिकतम पैदावार देने वाली किस्मों का चुनाव तथा उपयुक्त समय पर बुआई करना अत्यंत आवश्यक है। सब्जियों में फूलगोभी का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। इसकी खेती मुख्य रूप से श्वेत, अविकसित व गट्ठे हुए पुष्प पुंज के उत्पादन हेतु की जाती है। इसका उपयोग सब्जी, सूप, अचार, सलाद, बिरयानी, पकौड़ा आदि बनाने में किया जाता है। इसकी अगेती किस्मों में पूसा कतिकी, पूसा दीपाली, समर किंग, पावस, इम्प्रूव्ड जापानी आदि प्रमुख है। मध्यम किस्मों में पंत सुब्रा, पूसा सिंथेटिक, पूसा स्नोबॉल, केवन, पूसा अघनी, सैगनी, हिसार 1 आदि प्रमुख है। पिछेती किस्मों में पूसा स्नोबॉल 1, पूसा स्नोबॉल 2, स्नोबॉल 16 आदि प्रमुख है।
सफलता की इस महत्वपूर्ण कड़ी में जुड़ रहे हैं ग्राम मुकुंदपुर जिला वैशाली के प्रगतिशील किसान मुंचुन पांडे। इन्होंने 1 एकड़ में बैगन की खेती की है। इनका कहना है 1 एकड़ में इसकी खेती करने में 18 से 20 हजार लागत लगा है और आमदनी 50 से 60% हो रहा है। आइए सुनते हैं इनकी खेती की सफलता की कहानी इनकी ही जुबानी। और हम बैगन के खेती किए हुए हैं लगभग 1 एकड़ में। इसका कुल लागत 18 से 20 हज़ार रुपया है। इनकम 50 से 60% है और बहुत अच्छा खेती है, इसमें अच्छा बचत है। किसान भाई बहनों, रोटावेटर ट्रैक्टर के साथ कार्य करने वाली एक मशीन है जिसका उपयोग मुख्य रूप से खेती में बीज की बुआई के समय किया जाता है। रोटावेटर मक्का, गेहूं, गन्ना आदि के अवशेष को हटाने, मिट्टी में अवशेषों को मिश्रण करने के लिए उपयुक्त माना जाता है। रोटावेटर के उपयोग में मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार भी आता है। इसके अलावा धन, लागत, समय और ऊर्जा की भी बचत होती है। अब जानते हैं क्या है आज का मंडी भाव। आइए अब चलते हैं बाजार समिति पटना, जहां जानेंगे आलू और प्याज के ताज़ा भाव। लाल आलू 1900 रुपये प्रति क्विंटल, सफ़ेद आलू 1800 रुपये प्रति क्विंटल और लोकल प्याज 1800 से 2000 रुपये प्रति क्विंटल। अब समय है मौसम पूर्वानुमान का। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी। अरे भाई रामेश्वर, क्या बात है? बड़े परेशान दिख रहे हो। सोच रहा था कि अभी तो हाथ पांव चल रहे हैं तो खेती कर पा रहा हूँ, कल को जब इनमें ताकत नहीं रहेगी गुजारा कैसे होगा? पेंशन से। पेंशन? हाँ, और वो भी हम जैसे किसानों के लिए। अब हम जैसे छोटे किसान भी 60 साल के होने पर 3000 रुपए मासिक पेंशन पा सकते हैं। सच में? हाँ, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। 18 से 40 वर्ष की आयु के लघु और सीमांत किसान इस स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना में 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। भारत सरकार भी हर महीने किसान के बराबर किस्त का योगदान करेगी। कभी नहीं सोचा था कि हम जैसे किसानों की भी पेंशन का सपना कभी सच होगा। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। नजदीकी जन सेवा केंद्र जाकर इस योजना से जुड़ें। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री
फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अभी अभी आपने देखा खबरें खेती की, जहां आपने जानकारी ली उन्नत प्रभेदों के बारे में, उपकरणों के बारे में, मौसम की मिजाज के बारे में और मंडी भाव में लिया ताज़ा फलों और सब्जियों के ताज़ा भाव के बारे में। आइए आगे बढ़ते हैं और हमारे विषय से संबंधित जानकारी प्राप्त करते हैं, जो है बीज उत्पादन तकनीक के बारे में। किसान बंधुओं नमस्कार। आप हर सीजन में बीज खरीदते हैं और हर सीजन में अनाज भी बेचते हैं। जब आप दोनों के दाम को देखेंगे तो पाएंगे कि बीज का दाम अनाज के दाम से कई गुना अधिक रहता है। तो क्यों ना किसान आप लोगों को बीज का उत्पादन खुद करना चाहिए, जिससे कि आपके आमदनी में इजाफा हो। तो इसीलिए आज हम चर्चा करने जा रहे हैं बीज उत्पादन तकनीक के बारे में। इस विषय पर और अधिक जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं अजीत कुमार पासवान, जो अनुमंडल कृषि पदाधिकारी हैं औरंगाबाद से। सर, आज के कार्यक्रम में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि बीज उत्पादन और अनाज उत्पादन में क्या अंतर है? अगर कोई किसान, जो हमारे प्रमुख फसल है धान और गेहूं, अगर इसका बीज उत्पादन करना चाहे तो उसको क्या करने की ज़रूरत है, कहाँ से शुरुआत करे वो? जी, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। चूँकि कृषि को किसान जो हैं उपेक्षित दृष्टि से देखते हैं। अगर वो अनाज उत्पादन करते हैं तो चूँकि जितना लागत लगता है, लागत के तुलना में उनका रिटर्न जो है वो काफ़ी अच्छा नहीं आ पाता है, इसलिए कृषि से लोग मुंह मोड़ते हुए नज़र आते हैं। परंतु अगर बीज उत्पादन को लेते हैं तो इसमें बीज उत्पादन एक कृषि व्यवसाय है जो कि काफ़ी अच्छा विकल्प है, अधिक मुनाफे के साथ यह रिटर्न देता है। इसमें किसान को करना ज़्यादा मेहनत नहीं है। इसमें जिस तरह से वो अनाज उत्पादन करते हैं उसी तरह से बीज उत्पादन का पैकेज एंड प्रैक्टिस होता है, लेकिन इसमें कुछ खास बातें हैं जो ध्यान देने योग्य है। इसमें सबसे पहला है बिहार स्टेट सीड एंड ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी से इनको प्रमाणीकरण कराना होता है। प्रमाणीकरण कराने का जो प्रोसीजर है वो है कि सबसे पहले ये जो बीज खरीदेंगे लगाने के लिए, वो एक ऑथेंटिक सोर्स से, जो जैसे जिला में अगर लेते हैं तो कृषि विज्ञान केंद्र हो गया, या फिर स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, या फिर बिहार राज्य बीज निगम है, इन स्रोतों से खरीद के बीज वो अपने खेतों में लगाएंगे। लगाने के बाद जो है ये प्रमाणीकरण के लिए आवेदन करेंगे। ऑनलाइन आवेदन होता है और ऑनलाइन आवेदन करने के बाद जो बसोका है वो इसका स्क्रूटनी करता है। स्क्रूटनी करने के बाद इसके सोर्स का वेरिफिकेशन करता है, जो सीड आया है किस क्लास का सीड है उसका वेरिफिकेशन करता है। वेरिफिकेशन करने के बाद जो है उसका फील्ड इंस्पेक्शन करता है समय समय पर। फील्ड इंस्पेक्शन के बाद प्रोडक्शन होता है। प्रोडक्शन के दौरान जो है कई स्तर पर उसका फिर से निरीक्षण किया जाता है। निरीक्षण करने के बाद जो है जब फसल उत्पादन हो जाता है तो उसका सैंपल लिया जाता है। सैंपल तीन सैंपल लिया जाता है। 3 सैंपल होता है। एक होता है जांच के लिए लैब में जाता है, दूसरा जो प्रोड्यूसर है उसके पास रहता है, और तीसरा जो सैंपल है वो रेफरी सैंपल के रूप में रखा जाता है। इसके बाद जो है बसोका उसको सर्टिफिकेट इशू कर देता है, और इस तरह से एक प्रोसीजर है उसको फॉलो करना पड़ता है। और जो अनाज उत्पादन कर रहे थे और इतना प्रोसीजर फॉलो करने के बाद ये बीज उत्पादन का रूप ले लेता है। और जहाँ तक इकोनॉमी की बात देखते हैं तो इसमें अगर हम रिसर्च बीज की बात करें तो इसमें करीब करीब 2 से 3 गुने का किसान को अनाज उत्पादन की तुलना में फ़ायदा होता है। अजीत जी, जैसे कई किसान क्या होता है कि वो बीज खरीदे बाज़ार से और उसका पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाए, कुछ रह गया, तो क्या अगले सीजन में उसका वो इस्तेमाल कर सकते हैं? और इसी में एक अगला सवाल मेरा ये है कि क्या परख के वो इस्तेमाल करना चाहिए, उनको क्या देखना चाहिए तब वो इस्तेमाल करें? आपने बहुत ही किसानों की जो आंतरिक बात है, जो परेशानियां हैं उसको इस पटल पे लाया है। किसान करते क्या हैं कि वो बीज खरीद लेते हैं या फिर अपने घर में जो उपलब्ध बीज है उसी का बार बार प्रयोग करते हैं। तो अगर कोई बीज एक सीज़न में नहीं लग पाया, उसको अगर नेक्स्ट सीजन या नेक्स्ट अगले वर्ष लगाना चाहते हैं तो बीज की जो वायबिलिटी होती है वो लगभग 9 महीने की होती है। उसके बाद अगर उसमें वायबिलिटी बचती है, दोबारा लगाना चाहते हैं तो उसको उसका प्रॉपर जांच किया जाता है। जांच करने के बाद अगर वायबिलिटी बचती है तभी उस बीज को दोबारा लगाया जा सकता है।
अब यहाँ देखते हैं बीज का जो किसान चाहते हैं कि वो बार बार बाजार से बीज ना खरीदें, तो उसका एक विकल्प हो सकता है कि किसान अगर आधार बीज अथवा जो सर्टिफाइड सीड है इनको अगर खरीद के लगाते हैं तो इनसे क्या होगा कि आधार बीज वो अगले 3 सालों तक लगा सकते हैं, और सर्टिफाइड सीड अगर लेते हैं प्रमाणित बीज तो उसमें जो है वो अगले 2 साल तक उसका प्रयोग कर सकते हैं। अजीत जी, जैसे किसान जब अनाज उगाता है तो वो शुरुआत में लगाता है उसे, उसमें खाद देता है, पानी देता है और उसको काटता वगैरह है, तो क्या जब हम बीज का उत्पादन कर रहे हैं तो इन्हीं प्रक्रियाओं को जारी रखना पड़ता है या कुछ अलग से और कुछ और करने की आवश्यकता होती है? जहाँ तक बीज उत्पादन की बात है, बीज उत्पादन और अनाज उत्पादन दोनों में अंतर है। बहुत सारी सिमिलरिटीज़ हैं, लेकिन कुछ खास बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि बीज उत्पादन के लिए सबसे पहला ज़रूरी है कि वो एक यूनिट एरिया से ज़्यादा नहीं ले सकते। जैसे 1 यूनिट है बीज उत्पादन के लिए, वो मैक्सिमम अधिकतम 25 एकड़ तक हो सकता है। उसके बाद इसमें दूसरे जो ध्यान देने वाली बात है वो आइसोलेशन डिस्टेंस होता है। आइसोलेशन जो होता है 2 तरह का होता है, एक होता है स्पेस आइसोलेशन और दूसरा होता है टाइम आइसोलेशन। बीज उत्पादन में मुख्यतः स्पेस आइसोलेशन को ही फॉलो किया जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम 2 वैरायटी या जो प्रभेद हम लगा रहे हैं उसके कम से कम 3 मीटर बाद ही दूसरा उस फसल का दूसरा प्रभेद हो या दूसरा प्रभेद हो। अगर क्रॉस पॉलिनेटेड है तो उसमें कम से कम 5 मीटर की दूरी होनी आवश्यक है। आप कार्यक्रम में आए और विषय पर बहुत ही अच्छी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 29 फरवरी 2020 ये वो तारीख थी जो देश भर के लघु, सीमांत व भूमिहीन किसानों के लिए उम्मीदों का एक नया सवेरा लेकर आई और उन्हें 10,000 किसान उत्पादक संगठनों यानी FPOs के गठन एवं संवर्धन योजना का उपहार मिला। किसान अब तक उत्पादक तो था ही, अब वो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन FPO उसके माध्यम से व्यापार भी करेगा। अपने लॉन्च के लगभग 2.5 साल के बाद योजना के परिणाम भी सामने आने लगे हैं। FPOs के गठन ने छोटे व भूमिहीन किसानों को एक समूह के रूप में इकट्ठा किया है, जिससे इनकी ताकत बढ़ी है और नई तकनीक तक पहुंच भी, जिसका असर अब इनके जीवन में दिखने लगा है। इस योजना के तहत FPOs को चलाने के लिए 3 साल के लिए 18 लाख रुपए दिए जाते हैं और 2 करोड़ रुपए तक के लोन पर 75% क्रेडिट गारंटी की सुविधा दी जाती है। मेघालय की जयंतिया हिल्स फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी कृषि कल्याण के साथ साथ नारी सशक्तिकरण की भी गवाह बन रही है, क्योंकि इससे जुड़ने वाले किसानों में सारी की सारी महिलाएं ही हैं। अपने गठन के मात्र 9 महीने में ये FPO इन महिला कृषकों की प्रगति को नई गति दे रहा है। छत्तीसगढ़ का बालोद आज इस योजना की रोशनी से एक नई सुबह का साक्षी बन रहा है। यहाँ अप्रैल 2021 में स्थापित की गई सर्वोदय कृषक प्रोड्यूसर कंपनी आसपास के 11 गांवों के सैकड़ों किसानों का जीवन रोशन कर रही है। मैं अन्य जगह से खाद दवाई लेता था तो बहुत ही ऊंचे दामों में और बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता था। मैं जब से सर्वोदय कृषक उत्पाद लिमिटेड से जुड़ा हूँ तब से मुझे बहुत ही कम कीमत में और आसानी से खाद और दवाई मुझे मिल रही है, जो कि मेरे आय वृद्धि में बहुत ही सहायक है। जब से मैं FPO में जुड़ गया हूँ तब से मुझे मार्केटिंग करने की कोई समस्या नहीं है। मेरा उत्पाद जो है FPO के माध्यम से बहुत दूर दूर तक बिक रहा है। ओडिशा का संबलपुर, जहां के आदिवासी किसान कभी गरीबी कभी अंधेरे में जिया करते थे, वो आज समृद्धि के उजाले से जगमगाने लगा है।
और SFAC की सहायता व उचित मार्गदर्शन से 7,30,000 रुपए की इक्विटी ग्रांट मिली है। FPO आसलाबाद मत 2 पैसा मिलवार बाद मुई गोटे मेसीन बसई करी 2 पैसा अच्छा तेल रो मेसीन बसई करी 2 पैसा भल कमाऊे मैं। आगे व्यापारी मैंने कम रेट रे धान नहीं जाऊले किंतु एखन FPO संस्था आसबार द्वारा हमें दुरियानु नहीं जाकरी पाखे धानटा पाई पारुछु आ लाभवान बहुत होउछु। और FPO के द्वारा छोटे किसानों की ताकत बढ़ाने का जो मेरा लक्ष्य है उसमें आप जैसे साथी बहुत बड़ी ताकत है। मैं आपको और आपके साथ जुड़े हुए इन सभी किसानों को मैं देख रहा हूं, उनके चेहरे पे मैं उत्साह देख रहा हूं। मेरा उन सबको भी नमस्कार, उन सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस योजना ने छोटे छोटे किसानों को जोड़कर बड़े समूहों में तब्दील कर दिया है और लघु व सीमांत किसानों की सफलता की सैकड़ों कहानियों ने ये सिद्ध कर दिया है कि नए भारत का किसान अब कमजोर नहीं। वो भूमिहीन भले ही हो पर संसाधन विहीन नहीं। उसके पास आज तकनीक की ताकत भी है और सरकार मदद की राहत भी। और मात्र 2 वर्ष के अंदर देश का अन्नदाता इस FPO योजना से जुड़कर अपना जीवन सुखमय और समृद्ध बना रहा है। किसान साथियों, अभी आपने जानकारी प्राप्त करी बीज उत्पादन तकनीक के बारे में। आइए आगे बढ़ते हैं और हमारे दूसरे विषय से संबंधित जानकारी प्राप्त करते हैं, जो है खरीफ फसलों में कीट व्याधि प्रबंधन के बारे में। नमस्कार किसान भाइयों, आपके खेतों में जितनी भी खरीफ फसलें अभी लगी हुई हैं और उनमें जो समस्याएं हैं उनका समाधान लेकर हम आज उपस्थित हैं। आज का हमारा विषय है खरीफ फसलों में लगने वाले कीट व्याधि प्रबंधन। आज के विषय पर बातचीत करने के लिए हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर सुरेंद्र चौरसिया जी को, जो वरीय वैज्ञानिक एवं प्रधान है KVK अरवल से। सर, आपका बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सर, सबसे पहले आप ये बताएंगे कि अभी कौन कौन सी फसलें, खरीफ फसलें हमारे खेतों में लगी हुई हैं? किसान भाइयों, खरीफ की प्रमुख फसलें जो हमारे प्रदेश में लगी हैं उसमें धान, अरहर, मक्का, बैगन, मिर्च इत्यादि फसलें जो अभी चल रही हैं। कम वर्षा के बावजूद किसान भाई हमारे खेतों में खेत को लगा चुके हैं और उसमें नुकसान न हो इसलिए उनको विशेष ध्यान देना है कि कम वर्षा के बाद किसान बड़ी परेशानी के बाद अपने फसलों को लगा पाए हैं। ऐसी स्थिति में कीट एवं व्याधियों से उनके बचाव के लिए तत्पर रहना होगा ताकि होने वाले नुकसान को वो रोक सकें, ताकि उनका उत्पादन बढ़ सके, उनकी आर्थिक स्थिति सुधर सके। सर, अभी जैसे आपने बताया कि धान, मक्का, बैगन इत्यादि खरीफ फसलें हैं, तो इन खरीफ फसलों में जो लगने वाले रोग हैं उनका निदान कैसे किया जाएगा? ये कौन कौन से रोग हैं ये बताइएगा। धान में जो प्रमुख रोग लगते हैं उसमें अभी जो सीज़न चल रहा है इसमें आप देखेंगे कि ऊपर से पत्तियां सूख रही हैं और अगर ये बैक्टीरियल झुलसा है तो किसान भाई इस पर सतर्क हो जाएं। अधिक आर्द्रता की स्थिति में यह रोग बड़ी तेज़ी से फैलता है और पूरी पत्तियां सूख जाती हैं। दूसरा रोग है पर्णवृंत गलन रोग। लगभग सभी प्रजातियों में इस रोग का आक्रमण देखा जा सकता है। जहां पानी का स्तर निचला स्तर है वहां से पर्णवृंत सूखना शुरू करता है और धीरे धीरे ऊपर की पत्तियों से फैलते हुए डंठल तक पहुंच जाता है और पूरा पौधा धान पुआल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तीसरा रोग जो महत्वपूर्ण है धान का वो है झूठा कंडुआ रोग, जिसको आप कोयल रोग भी कहते हैं, जिसमें पीला और काला स्पॉट बनता है। इस रोग का भी निदान समय से जरूर प्रबंधित कर लेना चाहिए, अन्यथा इसका मार्केट वैल्यू पर, बाज़ार के मूल्य पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा और आपका प्राइस कम मिलेगा। और अंत में जो सबसे महत्वपूर्ण धान का रोग है वो जिंक खैरा रोग की कमी। खैरा रोग की कमी से अभी किसान भाई अनुभव करेंगे कि पान खा करके यदि पौधों पर थूक दिया जाए, जो लक्षण आता है वही लक्षण धान की पत्तियों पर दिखता है, जिससे पौध की बढ़वार रुक जाती है और बीच बीच में
कुछ कुछ क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगा। तो इससे काफ़ी नुकसान होता है और बालियाँ कभी ज़्यादा कमी की कंडीशन में उसमें बालियाँ भी नहीं निकल पाती हैं। तो इन रोगों का प्रबंधन आवश्यक है। सर, धान की फसल अभी लगी हुई है खेतों में, तो हमारे किसान भाई धान की फसल में कीट व्याधि प्रबंधन किस प्रकार करेंगे, ये हमें बताएंगे आप। किसान भाइयों, यदि धान की फसल में बैक्टीरियल झुलसा का आक्रमण दिखाई दे रहा है तो इसके निदान के लिए 50 ग्राम स्टेप्टोसाइक्लिन एवं 2.5 किलोग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का घोल प्रति हेक्टेयर 1000 लीटर पानी में घोल कर छिड़काव करेंगे तो इस रोग का निदान होगा। इस दवा को 10 से 12 दिन के बाद पुनः इसको दोहरा दें ताकि समूल नाश हो जाए बैक्टीरिया का। दूसरा रोग जो पर्णबिंद गलन आता है, यह सबसे विकराल रूप में आता है। यदि इसका लक्षण दिखता है तो शुरू में ही इसका एक छिड़काव प्रोपिकोनाजोल वह 1 ml प्रति लीटर या 500 ml प्रति हेक्टेयर की दर से इसका छिड़काव करेंगे। यदि 2 छिड़काव कर देंगे तो उसका निदान हो जाएगा। सर, हमारे किसान भाइयों ने अभी जैसे खरीफ फसल में धान की फसल लगाई है और उसमें यदि कीटों का प्रकोप बढ़ा हुआ है तो उसका प्रबंधन वो किस प्रकार करेंगे? आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। यह मौसम भी चल रहा है कीड़ों का। तो यदि किसान भाई धान की फसल को प्रतिदिन अपने खेत को निरीक्षण में रखें, कौन सा कीट लग रहा है, महत्वपूर्ण है कौन सा कीट लग रहा है उसको पहचान करके उसको फिर नियंत्रित करना है या प्रबंधित करना है। तो अभी स्टेम बोरर का तना छेदक कीट का आक्रमण का समय चल रहा है। आने वाले समय में भी यह कीड़ा देखा जा सकता है। यदि यह कीट आपके खेत में दिखता है तो रोपाई से 15 से 20 दिन पर एक बार कोलेंटा नीलीप्रोले इसका 4 किलोग्राम प्रति एकड़ या 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से यदि इसका बुरकाव कर देंगे, यह दानेदार दवा होता है, यदि इसका हम बुरकाव कर देंगे तो यह कीट यहीं प्रबंधित हो जाएगा। और यदि दोबारा बाली निकलते समय यदि यह कीट दिखाई देता है तो फिर फिप्रोनिल नाम की दवा आती है जो 5SC का होता है, इसको 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से इसका छिड़काव करेंगे तो यह कीट प्रबंधित हो जाएगा। सर, आपने खरीफ फसलों में कीट व्याधि प्रबंधन पे इतनी अच्छी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे आज के इस कार्यक्रम की कड़ी में दी गई तमाम जानकारियां आपके लिए लाभकारी होंगी। ऐसी ही जानकारियों के साथ हम फिर से हाजिर होंगे हमारे कार्यक्रम की अगली कड़ी में। फिलहाल वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, तो हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।